हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें चीफ जंग को दिखाया जाता है जो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कर रहे होते हैं। फिर हमें जंगू को दिखाते हैं जो पुलिस कस्टडी में होता है और डिटेक्टिव उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। जंगू डिटेक्टिव को देखते ही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं तो जुनून तो बहुत है तुम्हें, लेकिन तुम गलत इंसान के सामने दिखा रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। तो जंगू कहता है कि बकवास बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि वहाँ पर तुम और सिर्फ वही लड़की थी। डिटेक्टिव कहते हैं कि ली सुई यांग, ये कभी नाम सुना है तुमने? हमारे प्यारे भाई ने जिस औरत का सेक्सुअल असॉल्ट किया था ये वही औरत है और तुम्हारे भाई ने उसकी जान ले ली थी और बदले में उसके पति ने उसकी जान ले ली। अब मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो मुझे बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि दूसरों को पुलिस ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफर किया जा रहा है? मैंने इस बारे में बहुत सोचा और तुम जैसा गली का कुत्ता पुलिस पर अटैक करने की सोच कैसे सकता है? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो जंगू डिटेक्टिव को देखने लगता है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कितना हैरान होने वाली भी क्या बात है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ये सब करने के पीछे किसी और का हाथ है। तो जंगू कहता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये सब कुछ तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तो डिटेक्टिव से कहते हैं कि कम से कम अब तो समझ जाओ कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। तो जंगू को बॉडीगार्ड की बात याद आने लगती है। जब जंगू ने उसे कहा था कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहता है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ली सुयांग के पति को वहाँ पर लाने के लिए तुम्हारे भाई को दाव पर लगाया गया है और इन सब के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया गया है। और जिस इंसान ने तुम्हें इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में बताऊं, वो 35 साल का तकरीबन 5 फुट का हट्टा कट्टा आदमी था और वो अपना एक हाथ हमेशा पीछे रखता था। ये सब बातें सुनकर जंगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। फिर डिटेक्टिव कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। फिर उठकर जंगू के पास आते हैं, उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और अपना अंगूठा जोर से उसके कंधे पर चुभाते हैं। तो जंगू उसको चुराने की कोशिश करता है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर किम दो जिन तुम्हारे भाई को ना मारता तो उसे जरूर मैं मार देता। मुझे नहीं पता कि तुम्हें जेल में कितनी सजा होगी, लेकिन बाहर आने के बाद तुम मुझे जरूर ढूंढोगे, इसलिए आज कुछ किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो तुम्हारे पास कुछ यादें तो होनी चाहिए ना। फिर डिटेक्टिव उसे छोड़ देते हैं। तो उसके बाद डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। फिर हमें प्रोसिक्यूटर शीजुन को दिखाते हैं जो कहते हैं कि जिस इंसान ने किम दो जिन को उठाया उसका कुछ ना कुछ लेना देना नाम सुनवू से है। तो क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ, मेरे ख्याल से ये इंसान नाम सुनवू के लिए काम करता है। ये तकरीबन 35 साल का है और बॉडी से बहुत ही अच्छा लगता है। इसका मतलब है हो सकता है कि शायद इसने किसी स्पेशल फोर्सेस में काम किया हो। तो फिर सबसे पहले नाम सुनवू से मिलना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चीफ मून कहते हैं कि ठीक है। फिर डिटेक्टिव सार्जेंट यो को देखने लगते हैं जो कि चुपचाप बैठी होती है। तो सार्जेंट यो कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हैं? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि आज बहुत चुपचाप हो, मुझे लगा था कि मेरे साथ चलने की जिद करोगी। तो सार्जेंट यो डिटेक्टिव से कहती है अब इस स्केच का मेन कैरेक्टर होने के नाते शायद सबको लगता है कि मेरा यहाँ से जाना ठीक नहीं है और वैसे भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं डिटेक्टिव। तो डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। सार्जेंट यो अपने भाई शीजुन से कहती है कि बहुत खुश होना तुम। तो शीजुन कहता है कि बस कल दोपहर तक। फिर हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो नाम सुनवू के पास पहुंच जाता है। डिटेक्टिव के आते ही नाम सुनवू कहता है कि क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड पार्क को ढूंढ रहे हो? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ होते हैं, तो उनके गायब होने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। तो नाम सुनवू कहता है कि हम भी मिस्टर पार्क को ढूंढने में लगे हुए हैं। कंपनी की फाइनेंस टीम ने मुझे कॉल की थी और उन्होंने मुझे बताया है कि मिस्टर पार्क कंपनी की फंडिंग में हेराफेरी कर रहे हैं। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ, और इसकी आपने कोई कंप्लेन भी नहीं की। तो नाम सुनवू कहता है कि हमारी कंपनी बहुत ही जल्द एक नया ड्रग लॉन्च करने वाली है, तो इसलिए बेहतर है कि हम अपना मामला खुद ही सुलझा लें। तो इसलिए मिस्टर पार्क को हम खुद ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम उसे नहीं ढूंढ पाए तो पुलिस वालों को इत्तला कर देते हैं, लेकिन तुम तो काफी अमेजिंग हो। तो नाम सुनवू जिस इशारे से डिटेक्टिव को अमेजिंग कह रहा होता है, डिटेक्टिव उसी अंगूठे को पकड़ लेता है और कहता है कि प्रेसिडेंट नाम, अगर आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मैं कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि किम दो जिन कहाँ है? तो प्रेसिडेंट नाम सुनवू कहता है कि कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि किम दो जिन को मैंने किडनैप किया है? देखो, तुम्हें अगर ये लगता है तो तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, स्पेशली तब जब आपकी कोई खास चीज किसी दूसरे के पास हो। ताकत का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हो लेकिन तुम्हारे पास बिजनेस सेंस नहीं है। गिव एंड टेक, जब किसी से कुछ लेना हो तो उसे बदले में कुछ दिया जाता है। तो बताओ फिर मुझे, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे देना चाहोगे? तो डिटेक्टिव कोई भी जवाब नहीं देते। तो वो कहता है कि माफ करना, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है। तो एक काम करते हैं कि इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं और ज्यादा आप टेंशन मत लो, हमारी अगली मुलाकात भी जरूर होगी। तो डिटेक्टिव कहता है कि अच्छी बात है, हमारी अगली मुलाकात होगी और हमारी अगली मुलाकात ऐसी बिल्कुल नहीं होगी। फिर हमें चीफ मून को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में आते हैं और कहते हैं कि चलो अब बाकी का काम शुरू करते हैं। हमारे स्केचेस में अब जो दो लेडीज हैं हमें उन्हें ढूंढना होगा। तो लूटेनेंट उस स्केचेस को ऑन करती है और कहती है कि ये किसी मेडिकल स्टोर की तरह दिख रहा है लेकिन इसमें कोई लेबल नहीं है तो समझ नहीं आ रहा। तो डिटेक्टिव उसको देखकर हैरान होते हैं। लूटेनेंट वो कहती है कि डिटेक्टिव कौन, क्या आप हमें कुछ कहना चाहते हैं? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं। तो लूटेनेंट वो कहती है कि फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ सोच रहे हैं? तो चीफ मून कहते हैं कि अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो सारी बातें शेयर होनी चाहिए। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो शीजुन कहता है कि लेकिन आप ऐसे नहीं कर रहे हैं, अपने पर्सनल पर्पस की वजह से इस ऑफिस में आना और एज अ प्रोसिक्यूटर मैं ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि पर्सनल पर्पस, अपनी बहन को बचाने की खातिर एक प्रोसिक्यूटर का इस बिल्डिंग में होना, मेरे हिसाब से ये सब कुछ भी पर्सनल ही होता है। शीजुन कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं? तो डिटेक्टिव कहता है कि जो आप सुनना चाहते हैं। और क्या मैं दोबारा से दोहराऊं? तो सार्जेंट यो जोर से एक बुक को मारती है और कहती
है कि सॉरी मुझसे गलती से गिर गई, और अगर तुम दोनों आपस में ऐसे ही लड़ने वाले हो तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, फिर मैं बाहर जाना चाहती हूँ, तो क्या मैं बाहर जाऊँ। और फिर सार्जेंट ये वॉशरूम में चली जाती है, जाकर मुंह धोती है, अपने स्केच के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जब वो ऑफिस में आती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर वो वहाँ पर सबको आवाज़ें देती है लेकिन कोई भी नहीं होता। इतने में पीछे से डिटेक्टिव आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट ओ और शीजुन भी वहाँ पर आते हैं केक लेकर। फिर सभी सार्जेंट यू का बर्थडे विश करते हैं। तो सार्जेंट यू कहती है कि अभी तक तो हमें कोई लीड भी नहीं मिली है। तो लेफ्टिनेंट ओ कहती है तो आधे घंटे में क्या हो जाएगा, आधे घंटे में कोई आसमान नहीं गिर जाएगा। फिर शीजुन कहता है कि चलो विश करो। तो सार्जेंट यू विश करती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अगले साल भी केक खा सकूं, बस यही विश है। इन बातों की वजह से सभी थोड़ा बहुत अपसेट भी होते हैं। फिर लेफ्टिनेंट ओ कहती है कि चलो हम केक खाते हैं। फिर हमें चीफ मून को छत पर दिखाते हैं जिनके पास सार्जेंट यू केक लेकर आती है और कहती है कि हम कैंडल को साथ में ब्लो करें। फिर कैंडल बुझाने के बाद सार्जेंट यू कहती है कि जानते हैं यूनी का भी बर्थडे आज ही आता है और इसीलिए तो हम दोनों दोस्त बने थे। तो सर मून कहते हैं कि सच कहूँ तो यूनी को केक बिल्कुल भी नहीं पसंद था, इतने छोटी सी उम्र में भी वो बूढ़े लोगों जैसी बातें करती थी। तो सार्जेंट यू कहती है कि बिल्कुल सही कहा आपने, क्लास में भी हमें मिल्क दिया जाता था, सबको स्ट्रॉबेरी पसंद था लेकिन उसे सिर्फ सादा दूध। फिर वो चीफ मुझसे कहती है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं, अगर मैंने वो स्केच ना बनाया होता तो शायद यूनी आज जिंदा होती, या फिर अगर मैं उसके दोस्त से ना बनी होती तो सर मून उसकी बात को काटते हैं और कहते हैं कि फिर यूनी आज जिंदा होती, या फिर ऐसा कहे कि अगर वो उस स्कूल में ही ना गई होती तो, या फिर वो तुम्हारी क्लास में ना पढ़ी होती तो, या फिर तुम हमारे इलाके के इर्द गिर्द ना रहने आती तो, या फिर उससे पहले ऐसा कहें कि अगर मैंने अपनी बीवी से शादी ही ना की होती तो, अगर वो पैदा ही ना हुई होती तो आज भी वो कभी मरती ही ना। तो सार्जेंट यू कहते हैं कि चीफ मून या आप क्या। तो चीफ मून कहते हैं कि यूनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं तुमसे कभी भी इस बात के लिए नाराज हूँ। सार्जेंट यू भी उसी मोमेंट को याद करने लगती है जब वो मरी थी। चीफ मून कहते हैं कि मुझे यकीन है कि यूनी को तुमसे कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। सार्जेंट यू रोने लगती है। तो चीफ मून कहते हैं कि अब तुम कहीं मत जाना, तुम्हें जिंदा रहना होगा, यूनी के लिए ही सही। फिर हमें दिखाते हैं कि डिटेक्टिव चीफ मून और सार्जेंट यू की सारी बातें सुन रहे होते हैं। इतने में डिटेक्टिव को एक मैसेज आता है और उस मैसेज में किम दो जिन की पिक्चर होती है। डिटेक्टिव जल्दी से जाने लगते हैं। तो सार्जेंट यू कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो डिटेक्टिव कहता है कि जंगू वो हमारी कस्टडी में है ना। तो सार्जेंट यू कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि कल मैंने उससे बहुत ही नरमी से सवाल किए थे, आज मुझे थोड़ी सख्ती दिखानी होगी और उसे सब कुछ उगलवाना होगा, और हाँ तुम मेरे पीछे मत आना। तो सार्जेंट यू कहती है कि शायद मेरे पास इतना कम समय ना होता तो मैं इतनी अच्छे से किसी के साथ भी पेश ना आती और शायद मैं आपको कभी भी अपना दोस्त भी ना मानती। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ऐसे कह रही हो जैसे मरने वाली हो। तो सार्जेंट यू कहती है कि आज तक कोई भी मौत और टैक्स से बच पाया है क्या, बस मुझे मेरा नोटिस थोड़ा सा पहले मिल गया, यही बात है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मानिए ये रखता है कि लास्ट कैसा हुआ था, आखिर हमने अपनी जिंदगी कैसे जी और अंत कैसा हुआ। तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, इसलिए तुम क्या सोचती हो और क्या करना चाहती हो वो मैं अच्छे से समझता हूँ, तुम अपनी जिंदगी शान से जियो। और ये कहकर डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। इतने में डिटेक्टिव नामसनू के पास पहुँचते हैं। नामसनू कहता है कि अरे क्या बात है आप यहाँ, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुलाकात होगी। तो डिटेक्टिव नामसनू को पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये मुझे एक अननोन नंबर से आई है और मैं जानता हूँ कि ये मुझे आप ही ने भेजी है। तो नामसनू अपने एक बॉडीगार्ड को आगे होने का इशारा करता है। तो डिटेक्टिव उसको धक्का देते हैं और कहते हैं कि दूर रहो। तो नामसनू कहता है कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारे हिडन कैमरास और ऑडियो डिवाइसेस हैं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। फिर डिटेक्टिव अपने आप की चेकिंग करवाता है, उनसे कुछ भी नहीं मिलता। तो नामसनू कहता है कि आप मेरे पीछे आइए। फिर नामसनू डिटेक्टिव को अपने ऑफिस में लेकर चला जाता है और कहता है कि हाँ ये पिक्चर आपको मैंने ही भेजी है। डिटेक्टिव कहते हैं कि अब वो कहाँ है। तो नामसनू कहता है कि डॉक्टर ओ तो आपको याद होंगे ना, उन्होंने आपको यहाँ पर होने वाली सारी सिचुएशन के बारे में बताया ही होगा। कार्डिनॉक से रिलेटेड सारी फाइलें उस डॉक्टर के पास हैं और अगर वो फाइल लीक हो गई तो मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अब वो फाइल तुम मेरे पास लेकर आओ, उस फाइल को निकालना कैसे है ये अब तुम्हारा मसला है। तो डिटेक्टिव कहता है कि आप चाहते हैं उसका साथ दूं जो गुनाहगार है। तो नामसनू कहता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, आपने खुद ही ये सुना है, अपना काम निकालने के लिए मुजरिमों से हाथ तो मिलाना ही पड़ता है, अब इतना सोचने वाली क्या बात है, तुम्हें प्रोसिक्यूटर मिन जीसू का बदला भी तो लेना है। प्रोसिक्यूटर मिन का नाम सुनकर डिटेक्टिव गुस्से में आने लगता है, उसके पास आने लगता है। इतने में ही एक बॉडीगार्ड डिटेक्टिव को रोकता है। तो डिटेक्टिव उसका हाथ तोड़ देता है। नाम सुन वो कहता है कि मेरे इतने सारे आदमियों में से किसी एक को मारने से कुछ नहीं होगा और अब तुम्हें बस इतना करना होगा कि जो मुझे चाहिए तुम मुझे वो ला कर दो, जो तुम्हें चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा, वरना तुम्हें इस डील को भूलना होगा। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ठीक है मैं कॉल करूंगा और वहाँ से जाने लगते हैं। तो नाम सुन वो कहता है कि मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा और मिस्टर पार्क को भी किम दो जिनसे बदला लेना है। वैसे मैं सही कहूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ। ये सुनकर डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। फिर नाम सुन वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो वो कहता है कि सॉरी सर। नाम सुन वो कहता है कि चलो अब अपने अगले काम के लिए लग जाओ। तो बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है सर, और क्या अब हमें इन्हें खुद कांटेक्ट करें। तो नाम सुन वो कहता है कि पैसा खुद कुआं खोदता है, हमें तो बस बैठकर तमाशा देखना है। फिर हमें लेफ्टिनेंट ओ को दिखाते हैं जो स्केच को देख रही होती है। स्केच में चांद की पोजीशन को देख के कहती है कि लगता है कि यहाँ पर कोई तकरीबन रात के 9 बज रहे होंगे और ये कुछ स्पेशल तो नहीं है। तो सार्जेंट यू कहती है कि जो कुछ भी है वो हमारे पास अब ये स्केचेस ही है। फिर सार्जेंट यू देखती है कि शीजुन सो रहा होता है, वो कंबल लेकर आती है, उसे देने लगती है। तो इतने में शीजुन उठ जाता है। सार्जेंट यू कहती है कि अरे तुम उठ के सॉरी। तो शीजुन कहता है कि नहीं मैं सो नहीं रहा था, बस बैठा हुआ था और बैठे बैठे आंख लग गई। तो सार्जेंट यू कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जा रही, अगर तुम चाहो तो तुम सो सकती
सकते हो। तो शीजन कहता है कि क्या सच में मुझे सोने की जरूरत है? शायद मुझे सोना लेकर, ड्रिंक पीकर और थोड़े से राइस खाकर सो जाना चाहिए, लेकिन आज नहीं, सिर्फ कल, जब तुम्हारा स्केच एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद मैं आराम से सोऊंगा। तो सार्जेंट ड्यू कहती है कि तुम्हारा यही प्लान है तो यही सही। फिर शीजन टाइम देखते हुए कहता है कि क्या डिटेक्टिव कॉन्ग अभी तक वापस आ गए? फिर हमें डिटेक्टिव को छत पर दिखाते हैं जो कुछ सोच रहे होते हैं। इतने में उनके पास सरमोन आते हैं और कहते हैं कि तुम जंगू से मिलने के लिए गए थे, क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि नहीं सर, कुछ खास नहीं। तो सरमोन कहते हैं कि एक और समस्या है। फिर डिटेक्टिव कहते हैं कि हाल ही में मैंने आपकी बेटी की डेथ के बारे में सुना, मैंने ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश नहीं की, बस बातों बातों में ही बस सुन लिया। तो सरमोन कहते हैं कि इस बात का बहुत वक्त हो गया है। डिटेक्टिव कहता है कि लेकिन आपने अपने आप को संभाला कैसे? तो चीफ होन कहते हैं कि मैं उसको इतनी आसानी से भूल गया। तुम्हें ये लगता है हाँ, एक ऐसा इंसान जो हमें बहुत ज्यादा अजीज हो, उसके जाने पर बहुत ज्यादा दुख होता है और उसके बारे में सब कुछ इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। दर्द को छुपाकर जीना पड़ता है। तुमसे ये सब कुछ कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है डिटेक्टिव। हम जिसे चाहते हैं उसे अलविदा कहकर हमें जीना पड़ता है। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि फिर आखिर में हुआ क्या था? तो सरमोन कहते हैं कि वो मर गया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर वो आदमी ब्रिज के पास बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा होता है और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। चीफ मून कहते हैं कि शायद उसके लिए यही सही था, अगर वो उस तरह से ना मरता तो शायद उसे मैं मार देता। तो डिटेक्टिव कहता है कि फिर अब क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जिसकी वजह से आपकी बेटी मरी वो आज भी जिंदा होता तो आप क्या करते? तो चीफ मून कहते हैं कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे माफ करना डिटेक्टिव कांग, आप जो सुनना चाहते हैं मैं आपको वो जवाब नहीं दे सकता। तो डिटेक्टिव कहता है कि मैं समझ गया, आप कुछ भी मत कहिए, मैं सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, तो क्या आप सबको बुला सकते हैं? इसके बाद हमें डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो नाम सुन को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी फाइल्स को ले आऊंगा। नाम सुन वो कहता है कि मुझे यकीन था। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि अपना प्रॉमिस मत भूलना वरना अच्छा नहीं होगा। तो नाम सुन वो कहता है कि अरे ओ, मैं तो डर गया, और अगर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा ना किया तो क्या होगा? तो डिटेक्टिव कहता है कि एक बार करके देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होगा। तो नाम सुन वो कहता है कि ये तो बस एक मजाक था, मजाक, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा डिटेक्टिव कांग, और डिटेक्टिव कांग तुम ये कर सकते हो। ये कहकर कॉल बंद कर देता है और अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि चलो काम पे लग जाओ। फिर हमें डॉक्टर ओ को दिखाते हैं जो स्विमिंग के लिए आए होते हैं। इतने में वहाँ पर नाम सुन वो का एक बॉडीगार्ड आता है और आकर डॉक्टर ओ की मेडिसिन को चेंज करने लगता है और वो सोचता है कि नाम सुन वो ने कहा था कि हमें डॉक्टर ओ की फाइल से इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें मसला उनके बोलने से है। यहाँ पर वो डॉक्टर ओ की मेडिसिन को चेंज कर देता है जो कि बिल्कुल स्केच से मैच करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि डॉक्टर ओ वहाँ पर आते हैं और आके वो मेडिसिन लेने लगते हैं। डॉक्टर ओ जब अपने घर को जा रहे होते हैं तो उनके दिल में दर्द होने लगती है और फिर हमें नाम सुन की आवाज को सुनाने लगते हैं कि जब तुम दोस्त बनाओ तो उन पर इतनी आसानी से यकीन मत करो, और जब तुम किसी को अपना दुश्मन बनाते हो तो उसके लिए फिर अलर्ट रहो। मगर देखो, तुमने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया और मुझे अपना दुश्मन बना लिया। डॉक्टर वो घर जाने लगते हैं तो पीछे से ही डिटेक्टिव आ जाते हैं। डॉक्टर वो कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नाम सुन कहता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी और अब तो खेल में मजा आने वाला है। डिटेक्टिव डॉक्टर को सोफे पर फेंकता है और कहता है कि मुद्दे की बात करूंगा, कार्डिनॉक से रिलेटेड फाइल कहाँ है? तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको वो फाइल्स क्यों चाहिए? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ज्यादा होशियारी नहीं, और अब तक तुम समझ गए होगे मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे कुछ भी करने पर मजबूर मत करो, मुझे आपके साथ कुछ गलत कर अच्छा नहीं लगेगा। तो डॉक्टर वो फाइल्स का डेटा लेकर आते हैं और कहते हैं कि क्या आप यहाँ पर प्रेसिडेंट नाम सुनू के कहने पर आए हैं? ये फाइल जिसे चाहिए वो या तो पुलिस वाले हैं या प्रोसिक्यूटर या फिर खुद नाम सुनू। पुलिस और प्रोसिक्यूटर ऐसा नहीं कर सकते, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर आपको प्रेसिडेंट नाम सुनू ने भेजा है तो ये फाइल्स लेने के बाद भी उसको मेरा जिंदा रहना बर्दाश्त नहीं होगा। तो डिटेक्टिव कहता है कि वो फाइल्स मुझे दे दीजिए, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपको कोई मसला ना हो। डॉक्टर वो जैसे ही डिटेक्टिव को वो डेटाबेस देने लगते हैं इतने में ही वो नीचे गिर जाते हैं और तड़पने लगते हैं। डिटेक्टिव उनको बस बचाने की कोशिश करता है, उनसे पूछता है कि आखिर आपको क्या हो रहा है, लेकिन इतने में ही वो मर जाते हैं। फिर हमें सार्जेंट को दिखाते हैं जो कहीं बाहर आती है। नाम सुनू को दिखाते हैं जिनके पास डिटेक्टिव आता है। नाम सुनू डिटेक्टिव को देखता है और कहता है कि डिटेक्टिव आइए, आप तो हमेशा मेरी उम्मीद से पहले आ जाते हैं। डिटेक्टिव वो डेटाबेस प्रेसिडेंट नाम सुनू को दे देता है। तो नाम सुनू कहता है कि वैसे मुझे पता था डिटेक्टिव अपने काम में बहुत माहिर है। डिटेक्टिव कोई भी जवाब नहीं दे रहे होते। तो नाम सुनू कहता है कि आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ डिटेक्टिव कॉन्ग? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि एक प्रॉब्लम हो गई है। नाम सुनू कहता है कि कैसे प्रॉब्लम? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि दरअसल डॉक्टर ओ की मौत हो गई है। तो नाम सुनू कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, डॉक्टर ओ की मौत हो गई कैसे? तो डिटेक्टिव कहता है कि मुझे नहीं पता, शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा हो। तो नाम सुनू कहता है कि बाप रे, मैंने तो आपको बस फाइल लाने के लिए कहा था, आपने उसे मार डाला। तो मुझे बताओ अब तुम क्या करोगे, आखिर तुम इन सबको किस तरह से ठीक करोगे? तो डिटेक्टिव कहता है कि मैं जो करता हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेता हूँ। तो नाम सुनू कहता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है आपने? तो डिटेक्टिव कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब प्रॉमिस पूरा करने की बारी आपकी है। तो मुझे बताओ कि किम तो जिन कहाँ है? नाम सुनू कहता है कि रुको, उससे पहले एक और काम है, मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है, तो एक काम करते हैं कि एक जाम पी लेते हैं, इससे थोड़ा सुकून मिलेगा। तो डिटेक्टिव वो ग्लास लेता है और एक ही सांस में सारा पी जाता है। सार्जेंट को दिखाते हैं जो डॉक्टर ओ के घर के अंदर आ रही होती है। नाम सुन वो डिटेक्टिव को एक फाइल देता है। डिटेक्टिव कहता है कि ये क्या है? तो वो कहता है कि पहले देखो तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिटेक्टिव उसे खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं और पिक्चर्स ऐसे होती हैं कि जैसे डिटेक्टिव ने खुद ही डॉक्टर ओ को मारा हो। तो नाम सुन वो कहता है कि इससे साफ दिखता है कि आपने डॉक्टर ओ को किडनैप किया है और ये पिक्चर दिखाकर आप पर मर्डर का इल्जाम भी लगाया जा सकता है। बाप रे बाप, ये
आखिर क्या हो गया? तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। डिटेक्टिव उसके पास आने लगते हैं, इतने में डिटेक्टिव नीचे गिर जाते हैं। तो नाम सुन वो फिर से कहता है कि जब आपने दोस्त बनाओ तो उन पर इतनी जल्दी भरोसा मत करो, और अगर दुश्मन बनाओ तो उनसे अलर्ट रहो, और आपने गलती से मुझे अपना दुश्मन बना लिया है। तो डिटेक्टिव नाम सुन के कोट से पकड़ता है, तो नाम सुन उसको धक्का देता है और कहता है कि इतनी मेहनत मत करो क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है, और तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्या पिलाया है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग है। तुमने अपना काम बखूबी किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तुम लाचार पड़े हो यहाँ पे। अब तुम अपनी मर्जी से अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। एक डिटेक्टिव जिसके प्यार को किसी ने मार दिया, और डिटेक्टिव ने फिर डॉक्टर ओ को मार दिया, और फिर उसके बाद डिटेक्टिव की लड़ाई अपने दुश्मन किम दो जिन से हुई, और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो बताओ तुम लोगों को इसकी स्टोरी कैसे लगी, और अब इसे ले जाओ यहाँ से। तो यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।